वो मेरा दोस्त है, तुम्हारी सौतन नहीं कि इसके पास जाने के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। वो मेरी सौतन है जो हर वक्त अल्फी की तरह आपके साथ चिपका रहता है। गुस्से से कहा और इसके इस मासूमियत पर वो मुस्कुराए बिना ना रह सका। और अब आप बेड की इस साइड पर 3 दिन तक नहीं आएंगे। अगर गलती से भी आपका हाथ इस तरफ आया तो 3 दिन 4 दिन में बदल जाएंगे। वो वार्न कर रही थी, लेकिन यार 3 दिन बहुत ज़्यादा है। इसने सुलह का झंडा लहराया। तो ठीक है, फिर 4 दिन। वो एहसान जताते वाले अंदाज में बोली, आयत दिमाग ख़राब हो गया है, क्या बोल रही हो? ठीक है 5 दिन। अब आयत को इसको चढ़ाने में मज़ा आने लगा। यार आयत मुझ पर रहम करो, वो मिन्नत करने वाले अंदाज में बोला। 6 दिन आयत ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले महराज कुछ बोलता 6 दिन 7 दिन में बदल गए। इसने खामोशी से अपना सर सराने पर गिरा दिया। 7 दिन सोचकर रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली को तंग करने की? इसने लड़के की आंखों में आंखें डालकर बोला। लेकिन लड़के का ध्यान इसकी बातों पर नहीं बल्कि इसके चेहरे पर था, जिसे देखकर वो मुसलसल ढिठों की तरह मुस्कुराया जा रहा था। वो मजाक उड़ाने वाले स्टूडेंट की तो वो अच्छी खासी कर चुकी थी। वैसे तो इरम काफ़ी तेज़ लड़की थी, लेकिन हिना ने इसे बोलने का मौका नहीं दिया। सीरत बुरे नाज वाले अंदाज में मुस्कुराए जा रही थी, जैसे बता रही हो कि मेरी फ्रेंड बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। सब ने इसे सॉरी बोल दिया क्योंकि सबको ही हिना से जान छुड़ाना थी। हिना के जाते ही जवा यार जैसे किसी आसार से बाहर निकला। ये आपकी क्या लगती है? प्रीटी गर्ल पूछे बगैर ना रह सका। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कमाल की है ना? इसने बड़े नाज से कहा। जी हाँ मोहतरमा, है तो कमाल की। जवा यार बोला, वैसे सॉरी मैं मजाक कर रहा था, लेकिन आपने सीरियस ले लिया। जवा यार ने कभी किसी को सॉरी नहीं बोला था, लेकिन आज इसने ये अल्फाज इस्तेमाल किया सिर्फ इस लड़की के लिए जो ना जाने क्या क्या बोल के गई, और वो सिर्फ इसकी आंखों में देखता रह गया। कोई बात नहीं, वो क्या है कि पहले कभी किसी ने मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं किया। इसने इसकी माजरत को कबूल कर लिया, तो फिर हम आज से फ्रेंड्स। जवा यार ने कहा तो वो सोचने लगी दोस्ती करने की इजाज़त इसे थी नहीं, वो भी खास करके किसी लड़के से। आई एम सॉरी, मैं दोस्त नहीं बनाती, मेरे लिए मेरी दोस्त काफ़ी है। इसने हिना के बारे में बताया और जवाजार के दिल को कुछ हुआ, लेकिन वो इसे ये नहीं कह सकता था कि वो हिना के बारे में जानना चाहता है। जवायार ने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई थी क्योंकि वो अपने जज्बात अपने लाइफ पार्टनर के लिए रखना चाहता था, और आज जैसे इसे वो लड़की मिल गई थी जिसके बारे में जानने के लिए इसके पास सीरत के अलावा और कोई रास्ता ना था। खोलो प्लीज़, दरवाज़ा खोलो। वो 3 दिन से इस कमरे में बंद थी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता प्लीज़ मुझे बाहर निकालो यहाँ से। 3 दिन से वो ये दरवाज़ा खटखटा रही थी, लेकिन बाहर के लोग बहरे थे या शायद बेहस कमरे का दरवाज़ा खुलता और एक आदमी अंदर आता, खाना रखता और चला जाता। वो इसका सामने गिड़गिड़ाती रोती, लेकिन शायद वो इंसान नहीं बल्कि कोई पत्थर था या शायद कोई रोबोट जो अपना काम चुपचाप करके वापस चला जाता। फिर एक औरत इसके सामने रोते गिड़गिड़ाते मिन्नतें करती, तुम्हें अल्लाह का वास्ता बीबी खाना खा लो वरना शाह आई हमें मार देंगे। वो औरत की बातों पर ध्यान नहीं देती। फिर इसे एहसास हुआ कि शायद वो औरत भी मजबूर है। इसने इस औरत के हाथ थामे, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे इस कमरे से बाहर निकालो। वो इस औरत के हाथ थाम के मिन्नतें करने लगी, नहीं बीबी जी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, बस खाना लेके आ सकती हूँ, मुझे तो बात करने की इजाज़त नहीं, मेरा एक ही बच्चा है, अगर मैंने आपकी मदद की तो साशाई मेरे बेटे को मार देंगे। वो औरत बुरी तरह रोने लगी, लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे साशाई का, क्यों मुझे यहाँ कैद कर रखा है? वो ऐसे जुर्म की सज़ा काट रही थी जिसके बारे में वो जानती तक नहीं थी। क्यों लाया है वो मुझे यहाँ, क्या चाहता है वो मुझसे, ये कौन सी जगह, मैं कहाँ हूँ? मिन्नतें कर करके वो रोज़ की तरह आज भी चली गई, और आज भी इसने इसे कुछ नहीं बताया। ये एक बहुत बड़ा कमरा था, ऐसा लगता था जैसे ये कोई महल है जिसके अंदर ये एक कमरा है। इस कमरे में ज़रूर की हाशिया मौजूद थी। 3 दिन पहले जब इसे होश आया तो इसने अपने आप को इस कमरे में पाया। 3 वक्त का खाना दिया जाता है, डिज़ाइनी कपड़े, जूते, हर चीज़ जो एक औरत की ज़रूरत होती है, लेकिन इसने इन चीज़ों को देखा तक ना था। 3 दिन से वही निकाह वाला जोड़ा पहना हुआ था जो एक हफ्ता पहले वो पसंद से बाजार से लेकर आई थी। वो दिन रात इस कमरे का दरवाज़ा बजाती रहती, लेकिन बाहर से किसी की आवाज़ ना आती। फिर इसे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ सिर्फ शाह साईं के हुक्म गुलाम रहते हैं जो किसी की मिन्नतें नहीं सुनते, और वो शख्स जो इसे यहाँ लेकर आया था न जाने वो कहाँ था। शायद वो अपनी जीत का जश्न मना रहा होगा। इसने दिल में सोचा, कितने गुरूर से इस शख्स ने कहा था, शायद जिस चीज़ को चाहता है इसे हासिल कर लेता है, किसी से मांगता नहीं, अपनी चीज़ें छीन लेता है। लेकिन इस दिन इस शख्स को वो ये नहीं बता पाई कि वो चीज़ नहीं बल्कि एक जीती जागती इंसान है, और वो इसकी नहीं बल्कि वो तो किसी और की होने जा रही थी। 3 दिन गुजर के क्या क्या सोचा होगा सब ने कि वो घर से भागी, लेकिन वो तो नहीं भागी, इसे तो उठाया गया था। शाह ने कहा था कि
शाह जिस चीज़ को पसंद करता है वो इसकी मालकियत होती है, तो क्या वो शाह की मालकियत थी? नहीं, मैं नहीं हूँ किसी की मालकियत। वो सोच कर रह गई, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मेरे अपने पे ना जाने क्या बीत रही होगी। मैं नहीं होने दूंगी अपने साथ ऐसा, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, क्या हालत होगी इसकी इनकी, मुझे अपने घर जाना होगा। लेकिन कैसे, यही सोचते सोचते इसकी नज़र सामने टेबल पर पड़ी जहाँ खाना रखा गया था। 3 दिन रोने धोने की वजह से इसको भूख का एहसास हुआ, लेकिन अब इसका दिमाग काम करना शुरू हुआ तो इसे भूख लगने लगी। बस इसने टेबल से खाना उठाया और चंद ही लुक में लिए थे कि इसे अपने घर वालों की याद आने लगी। इसकी भूख मर गई। वो उठी और कमरे का जायजा लेने लगी। हो सकता है इस दरवाजे के अलावा भी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता हो। वो हर तरफ नजरें घुमाने लगी लेकिन कोई रास्ता ना था। सोच सोच के एक तरकीब सूझी और अब इस तरकीब पर अमल करने के लिए रात का वक्त होना बहुत ज़रूरी था। इस कमरे में रहने के बाद से पता नहीं चलता कब दिन और कब रात, क्योंकि इस कमरे में कोई घड़ी मौजूद ना थी। लेकिन इस घर के वफादार नौकर वक्त पर इसे खाना देते आते और अब रात का खाना आने वाला था। इसका बाप इस कॉलेज में खैराती रकम देता था हर साल, जिस वजह से अक्सर इसे इस कॉलेज में आना पड़ता है। इसी काम के सिलसिले में आज फिर वो इस कॉलेज आया था। सुबह कॉलेज के प्रिंसिपल को चेक देकर जब वो वापस जाने लगा, इसका ध्यान लाइब्रेरी से आती हुई आवाज़ की तरफ चला गया। हमारी गज़ल है तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना अपना जीना गवारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम। वो इस लड़की को देखना चाहता था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि लड़कियां ही सलार को देखने के लिए इस पर मर मिटती थी। लेकिन आज पहली बार सलार के दिल में किसी लड़की को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई थी। बहुत कोशिश के बाद भी वो इसे देख नहीं पाया, क्योंकि इसके और इसके दरमियान किताबों की एक दीवार थी। इसने एक किताब निकाली जिससे थोड़ी सी जगह से वो लड़की थोड़ी सी नजर आई। इस लड़की की इस तरफ पीठ थी, वो शायद मुस्कुरा रही थी। वो खूबसूरत आवाज़ इस तरफ से आ रही थी। सलार का दिल शिद्दत से चाहा कि वो इसका नाम लेकर पुकारे। इस लड़की की हंसने की आवाज़ आई। वो बातें करते हुए वो ज़रा सा आगे पीछे देख रही थी जब सलार ने इसका आधा चेहरा देखा और इसके गाल के खूबसूरत डिम्पल में इसको अपना दिल डूबता हुआ नजर आया। बैठे बैठे इसके बाल ज़मीन को छू रहे थे, लेकिन इसने अपने ऊपर काली सी बड़ी सी चादर कर रखी थी, जिसकी वजह से वो मुकम्मल इसके बाल नहीं देख पाया। वो इसे देखने के लिए आ गया है। इसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन बंद करते हुए देखा अब कोई नहीं था। लाइब्रेरी के दूसरे दरवाजे की तरफ गया, जहाँ से अभी अभी कुछ लड़कियां निकल रही थी और अब वो लड़कियां कॉलेज की भीड़ में कहीं गुम हो गई। वो कितनी ही देर इस लड़की को ढूंढता रहा, लेकिन कोई ना मिला। लाइब्रेरी से निकलकर सीधा घर आए, क्योंकि आज मन्नत की बर्थडे थी जिसे वो स्पेशल बनाना चाहती थी। वो सुबह नहीं आना चाहती थी, लेकिन एक इम्पोर्टेंट लेक्चर की वजह से इसे आना पड़ा। वो हिना के साथ घर आई और सारा घर सजाया। हाशिर इसके आने से पहले मन्नत को लेकर कहीं बाहर चला गया था, क्योंकि वो मन्नत को सरप्राइज देने वाले थे। आज खिलाफ मामूल हाशिर ने भी ऑफिस से छुट्टी की थी। 3 साल इस घर में किसी की सालगिरह नहीं मनाई गई थी। सालगिरह तो गया, इस घर में कोई खुशी नहीं मनाई गई थी। इसलिए मन्नत को कोई उम्मीद ना थी और ना ही इसे याद था कि आज के दिन वो पैदा हुई थी। आशिर ने कहा कि आज इसे ऑफिस में कोई खास काम नहीं, इसलिए वो सुबह से घर पे था और इस रोमांटिक अंदाज में छेड़ रहा था। आजकल आशिर बहुत खुश था। जब से सीरत की मंगनी हुई थी, इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। पिछले 1 माह से आशिर अपने पुराने अंदाज में लौट आया था। आशिर के साथ जब इसकी शादी हुई तो वो बिल्कुल नहीं जानती थी। वो बस इतना जानती थी कि इसका बाप बीमार और इसके भाइयों को आवारागर्दियों से फुर्सत नहीं। शादी के शुरू में आशिर ने इतना प्यार दिया कि इसे कभी अंदाज़ा ना हो सका कि ये शादी ज़बरदस्ती की गई है। इतना बड़ा सागर छोड़कर वो 3 कमरों के मकान में आ गई। इसे पता ना था कि घर क्या होता है। यहाँ आने के बाद वो इस घर की होकर रह गई। यहाँ इससे ना बाप का डर था ना ही भाइयों का। वो यहाँ आज़ाद हो गई थी। मन्नत के भाइयों ने कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया और वो 14 साल की थी जब इसकी माँ चल बसी। तो इसने पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके भाइयों और बाप ने इसकी पढ़ाई भी रोक दी। वो मुश्किल मैट्रिक कर पाई। इसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन भाई और बाप के डर की वजह से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई और मखसूस 18 साल की उम्र में वो हाशिर के साथ इस घर आ गई। वो रात को घर में दाखिल हुए। घर में मुकम्मल अंधेरा था। इसके कदम रखते ही हर तरफ लाइट ऑन कर दी गई। सब ने बर्थडे विश करते हुए गिफ्ट दिया। मैं तुम्हें अपना गिफ्ट रात को दूंगा, हाशिर ने इसके कान के करीब सरगोशी करते हुए कहा, जिस पर वो शर्माई। आज सलार ने आज तक किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा था।
क्योंकि सलार के हिसाब से ये काम तो लड़कियों का था, इसलिए वो अपनी कैफियत नहीं समझ पा रहा था। ऐसी लड़की के बारे में सोचना जिसका मुकम्मल चेहरा तक इसने नहीं देखा था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी बात होती तो सोच इसकी तरफ चली जाती, जिसकी सिर्फ एक झलक देखी थी और इसकी सोच से हटकर नहीं दे रही थी। कितनी खूबसूरत आवाज़ थी इस लड़की की। सलार का दिल चाहा इसकी आवाज़ से अपना नाम सुने, लेकिन इसका दिल क्यों इस तरफ खींचा जा रहा था? सलार ये समझने से कासर था। एक सेकंड के लिए इसके सर से इसकी चादर गिरी और गिरते गिरते इसने इसे थाम लिया। एक पल के लिए इसकी नज़र इसके बालों पर गई जो बैठे बैठे ज़मीन को छू रहे थे। ना जाने क्यों इसके दिल इसके बाल देखने की ख्वाहिश कर बैठा। ऐसा क्या था इस लड़की में? क्यों मेरा दिल बार बार इसके बारे में सोचने लगा है? आखिर क्यों? आज काम में इसका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। सलार मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो चुका था। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की जो काम ना कर सके वो काम एक अनदेखी लड़की कर गई। एक छोटी सी लड़की ने सलार को अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया और आज वो लड़की सलार को शिकस्त देगी जिसे वो कबूल नहीं कर पा रहा था। मैं तुम्हें देखूंगा, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। सलार ने अपने बालों को मुट्ठी में लेते हुए सोचा, क्या हुआ है? इतनी चुपचाप क्यों हो? महराज जब से घर आया था आयत इसी तरह चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ मेरी जान? अगर कोई परेशानी है मुझे बताओ। महराज ने बहुत मोहब्बत से कहा। नहीं कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। आयत ने बहाना बनाया, मेरी जान के सर में दर्द है तो ये आपका खादिम क्यों है? मैडम। महराज अपने हाथों से इसका सर दबाने लगा। नहीं इतना भी दर्द नहीं कि अपने खादिम को तकलीफ दूं। आयत ने महराज का हाथ थामते हुए कहा, लेकिन आपका ये खादिम तो आपकी खिदमत करना चाहता है ना मैडम? वो इसका सर अपने गोद में रखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ महराज। आयत ने इसे यकीन दिलाते हुए कहा, मेरे होते हुए तुम कभी खराब हो भी नहीं सकती। महराज ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसका सर दबाता रहा। थोड़ी देर में आयत नींद में चली गई। महराज जानता था आयत क्यों परेशान है, लेकिन आयत के सामने वो इस बात का इजहार करके इसे मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। यही सोचते सोचते आयत का सर अपने सीने पर रखते हुए लेट गया। नींद तो खैर इसे आनी नहीं थी क्योंकि आज फिर वो आयत की आंसुओं से रोई सुरख आंखें देख चुका था। दरवाज़ा खुलते ही देखा कि बीबी फर्श पर गिरी पड़ी है। खालिद बाबा के हाथ पैर फूल गए। वो भागते हुए इसके करीब आए। उठो बीबी जी, क्या हो गया आपको? बाबा वो परेशान हुए। या अल्लाह, शाह साई तो हमारी जान निकाल देंगे। अगर बीबी जी को कुछ हो गया तो शाह साहब तो हमें मार देंगे। कमर। बाबा अपने बेटे कमर को आवाज़ देते हुए कमरे से बाहर निकल गया। इसे जैसे ही महसूस हुआ कि कमरे में कोई दूसरा मौजूद नहीं, इसने झट से अपनी आंखें खोल दी और कमरे से बाहर निकली। दूर दूर तक कोई नजर ना आया। वो भागते हुए एक जगह जाकर छुप गई। बाबा से पहले इनका बेटा कमर दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुआ और खाली कमरा देखकर हैरान रह गया। बाबा, इस कमरे में तो कोई नहीं। बीबी कहाँ गई? अभी जब मैं इस कमरे में गया था तो यही फर्श पर बेहोश पड़ी थी, लेकिन आप कहाँ हैं? कमर ने पूछा। कमर, कहीं बीबी जी भाग तो नहीं गई? बाबा को अंदेशा हुआ भाग भी गई है तो अभी तक हवेली से दूर ना गई होगी। चलो ढूंढते, इससे पहले शाह साई को खबर पहुंच जाए। हम बीबी को हवेली वापस ले आएंगे। सब के सब लोग परेशान थे बल्कि खौफजदा थे। इसे ये तो समझ आ गया था कि इसके यहाँ से जाने से इस हवेली के नौकरों पर तूफान ज़रूर आएगा, लेकिन वो जान चुकी थी इसे यहाँ पर हमदर्दी महंगी पड़ेगी। इसे जल्द से जल्द अपने घर वापस जाना था, इसलिए वो हवेली में ही छुपी रही। रात 9 बजे का वक्त था जब हवेली में सन्नाटा छा गया। इस वक्त हवेली में कोई ना था। यहाँ शायद सब के सब सो चुके थे। इसने मौके का फायदा उठाते हुए हवेली से निकलने की कोशिश की। जैसे ही हवेली से बाहर जा रही थी, इसे दूर से आती गाड़ी नजर आई, जिसे देखकर वो फौरन छुप गई। गाड़ी सीधा हवेली के अंदर जा रुकी। थोड़ी देर पहले छाया हुआ सन्नाटा खत्म हो गया। नौकरों की एक लंबी कतार आकर इस गाड़ी के सामने रुकी, जैसे कोई पाकिस्तानी आर्मी के फौज के नौजवान हो। इसे हैरत ने घेरा। कौन था ये? फिर कोई गाड़ी से बाहर निकला। सफ़ेद कमीज शलवार और कंधे पर चादर, कोई बड़ी शान के साथ नौकरों की कतार के सामने आकर खड़ा हुआ, लेकिन वो इसे देख नहीं पा रही थी। जिस जगह वो छुप कर बैठी थी वो काफ़ी तंग थी। आसानी से बाहर का मंजर देखा नहीं जा सकता था। कहाँ गई है वो? किसी ने बहुत गुस्से से पूछा। वही आवाज़ कैसे ना पहचानती? ये वही था जी इसे यहाँ लेकर आया था। मैं पूछता हूँ कि कहाँ है? कोई जवाब ना मिलने पर वो फिर से दौड़ते हुए बोला, सही हमें नहीं पता, हमने पूरा गांव छान मारा है। कोई नौकर हिम्मत करके बोला था, लेकिन एक जनाटेदार तमाचे ने इसकी जुबान बंद कर दी। बेवकूफ़ आदमी, पूरे गांव में ढूंढने से पहले तुम इसे हवेली में से ढूंढते। सब के सब हवेली, सबके सामने हवेली से कैसे निकल सकती थी? तुम सबके होते हुए यहाँ से गायब हुई तो हुई कैसे? अब तक वो यहाँ पर नहीं होगी। इसके किसी वफादार नौकर ने कहा, फिक्र ना करें, जाएगी कहाँ? ढूंढ लेंगे। सही, मुझे 2 घंटे का वक्त दे, 2 घंटे के अंदर वापस हवेली में लेकर आऊँगा। नहीं मुजम्मल, अब इसे ढूंढने में मैं खुद जाऊँगा, लेकिन इससे पहले इन हरामखोरों को सख्त से सजा दूंगा। ना सही, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती होगी, आंदा ऐसा नहीं होगा।
खालिद बाबा शाह के कदमों में गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग रहा था। शाह ने किसी जालिम बादशाह की तरह ठोकर मारते हुए कहा, गलती की माफ़ी का मतलब है कि गलती करने का एक और मौका देना, और शाह कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देता। मुजम्मिल इंसाफ के साथ वही करो जो इस हवेली के गद्दारों के साथ किया जाता है। इसका मतलब इस हवेली के गद्दारों के लिए भी एक ख़ास सजा तजवीज़ की गई थी। इसे इंसाफ पर तरस आया, लेकिन इनके साथ हमदर्दी करके वो अपनी जान मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। एक बार फिर से हवेली में खामोशी छा गई। हर तरफ रात का सन्नाटा छा चुका था। यही वक्त था इसका हवेली से निकलने का। वो अंधेरे का फ़ायदा उठाती हुई इस हवेली से बाहर निकली। तो आप हमारे कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है? तो इस दिन मेरी क्लास में कैसे बैठे हुए थे? वो इसे पूरे 1 महीने बाद नजर आया। इसे देखते ही वो इसके करीब आकर पूछने लगी, आपको नहीं लगता पहले सलाम और फिर कलाम करना चाहिए? ज़वायार ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी। इसलिए सलाम देते हुए कहा, आपके टीचर मेरे मामू हैं और इस दिन मैं इन्हीं से मिलने के लिए आया था। हम दोनों लंच पे जाने वाले थे, इसलिए इन्होंने कहा कि जब तक वो फारग नहीं हो जाते मैं इनकी क्लास में बैठूं। और इससे अगले दिन जब मैं ही ना आई, इस दिन भी तो आप कॉलेज में थे ना? सीरत ने फिर पूछा। दरअसल मैं दवाइयों की फैक्ट्री में काम करता हूँ, जिसकी वजह से अक्सर मुझे मामू से काम पड़ जाता है, तो क्लास में आ जाता हूँ। इस सिलसिले में मामू मेरी काफ़ी मदद करते हैं। मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। ओके। सीरत को अपने सवालों का जवाब मिला तो वो पुरसुकून हो गया। आपको देखकर लगता नहीं था कि आप स्टूडेंट हैं? ज़वायार देखने में स्टूडेंट नहीं लगता था। वैसे 3rd ईयर की स्टूडेंट तो आप भी नहीं लगती। हम मुझे पता है कि मैं 8 की स्टूडेंट लगती हूँ। सीरत ने मुंह बनाया। हाँ ज़वायार, आपकी सहेली क्या करती है आजकल? वैसे भी आज तो वो सिर्फ सीरत से मिलने के लिए ही कॉलेज में आया था, क्योंकि वो हिना के बारे में जानना चाहता। वो भी पढ़ती है मगर दूसरे कॉलेज में। सीरत ने मुंह बनाते हुए बताया। तो आप इससे कहें ना वो इस कॉलेज में एडमिशन ले ले। ज़वायार ने बात निकाली। इसे साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, वैसे भी इसके मार्क्स ज़्यादा नहीं है कि वो एडमिशन ले सके। वैसे वो रहती कहाँ है? ज़वायार ने अपने मतलब की बात की। क्यों ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मेरे घर के पास रहती है। अभी ज़वायार सीरत से और भी कुछ पूछना चाहता था कि इसकी क्लास शुरू हो गई। मिस्टर ज़वायार फिर मिलेंगे, वो कहकर चली गई। ये साली साहबा तो कुछ बताती नहीं। ज़वायार मुस्कुराते हुए बुड़बुड़ाया, हमारी गज़ल है तसव्वुर तुम्हारे बिना ना जीना गवारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम। इसकी आवाज़ बेशक बहुत खूबसूरत थी। वो इसके बिल्कुल करीब खड़ा था। इसने इशारे से इसे अपने और करीब लाया। वो इसके करीब आया और इंच भर का फासला भी ख़त्म कर दिया। इससे पहले कि वो इस पर झुकता, इसने इसे धक्का मारा और दूर भागी। वो दूर जाती इसने इसका बाजू पकड़ा और गुस्से से करीब कर लिया। इसके करीब, बहुत करीब। खिलखिलाकर हंसी, अपना हाथ छुड़ा के फिर से दूर भागी। दूर क्यों जा रही हो मुझसे? मेरी जान मेरे पास आओ, इसने बुलाते हुए कहा। आस्ता आस्ता कदम उठाती इसके करीब आई और इसके सीने पर सर रखा। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना सिलार? वो इसके दिल पर हाथ रखे पूछ रही थी। हाँ, वो बहुत ज़्यादा। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं, मैं तुमसे इश्क करने लगा हूँ, बेहद बेशुमार बेपनाह। इसे अपनी बाहों में समेटा। तुम मेरे लिए इस दुनिया में आई हो, तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगा। इसका चेहरा क्यों नहीं देख पा रहा था? वो इसका चेहरा देखना चाहता था। वो कोई इससे दूर तो नहीं थी। इसने इसके सीने पर अपना सर रखा था तो क्यों इसे देख नहीं पा रहा था? तुम करती हो मुझसे मोहब्बत? इसने फिर बोलो ना, चुप क्यों हो? वो खामोशी से इसका चेहरा देखती रही लेकिन सलार इसे देख नहीं पाया। वो इसे देखना चाहता था। इसकी आँख खुल गई। वो अपने बिस्तर पर था। ये ख्वाब था क्या? मैं ख्वाब देख रहा था? हाँ शायद। इसने खुद अपने सवाल का जवाब दिया। वो 1 महीने से इस लड़की के बारे में सोच रहा था। वो इसके ख्वाबों में आ पहुंची थी। 1 महीना हो गया था इसे देखे। वो दोबारा इस कॉलेज में नहीं गया क्योंकि इसे लगता था कि वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। शायद वो इसको देख नहीं पाया इस दिन बहुत कोशिश के बावजूद भी। इसलिए हो सकता है कि वो बार बार इसके ज़हन पर सवार हो रही है, इतना कि वो इस हद तक डिस्टर्ब हो गया। वो काम तक नहीं कर पा रहा था। तो क्या मुझे इस लड़की से मोहब्बत हो गया? क्या मैं चाहने लगा हूँ? इसने अपने आप से सवाल किया। नहीं, मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता। इसने फिर अपने दिल को झुठलाया। फिर दिमाग और दिल की जंग लड़ने लगा। वो जाकर शीशे के सामने खड़ा हो गया। सुनो, तुम जो कोई भी हो, लंबे बाल डिम्पल से मुझे मुतासर नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहता तुम्हें। वो शीशे में अपना अक्स देख रहा था लेकिन अपनी ही आंखों में इसने अपनी इस लड़की का अक्स दिखाई दिया। नहीं करता तुमसे मोहब्बत, मुझे नहीं हो सकती तुमसे मोहब्बत। मैं मोहब्बत होने नहीं दूंगा। नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत। इसने अपने दिल को झुठलाया। फिर इसे अपनी आंखों में एक बार फिर अजनबियत महसूस हुई। फिर दिमाग और दिल की जंग लड़ने लगा। इसे अपनी आंखों में एक बार फिर अक्स दिखाई दिया। मैं नहीं करता तुमसे मोहब्बत, मैं तुमसे इश्क करता हूँ, तुम मेरी हो। सिर्फ सलार की वो मुस्कुराया बल्कि खुलकर हंसा। आज इसे इसकी ज़िंदगी का मकसद मिल चुका था। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मेरी जान तैयार हो जा। मुस्कुराते हुए आने में अपना अक्स देखकर वो अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गया। सलमान साहब आज भी इस हादसे से बाहर नहीं निकल पाए थे जिसमें इनकी जान से प्यारी बीवी आयशा की जान चली गई और इनकी मासूम बच्ची अनाया
जिसकी आज तक खबर ना मिली। वो जानते थे कि इनकी बेटी जहाँ भी है जिंदा है। 17 साल गुजर गए इसको ढूंढते हुए, लेकिन अनाया नहीं मिली। इन्हें तो बस इतना ही याद था कि अनाया को एक 12-13 साल लड़का ले गया था, लेकिन वो कौन था। नशे में होने की वजह से इन्हें ठीक से याद भी नहीं था। जब इन्हें होश आया, एक लड़का जिसकी गोद में एक बच्चा था और हाथ में इसकी बेटी का हाथ, वो अनाया को पकाने की कोशिश करते रहे। इसने नहीं सुना। इनकी 4 साल बेटी इनसे दूर हो गई और 12 साल बेटा था बाद में सलार अपने बाप से नफरत करने लगा, जिनकी वजह से इसने अपनी माँ और बहन को खोया और सारा इन्हें औलाद की खुशी कभी ना दे सकी। भागते भागते वो बुरी तरह लड़खड़ाई। इसकी सारी चोटियाँ टूट चुकी थी, लेकिन हिम्मत ना हारी, उठी और फिर भागने लगी। थोड़ी और आगे आई तो सैंडल की वजह से पाँव में दर्द होने लगे। वो सैंडल वहीं उतार कर फेंकने लगी, ये सोचे बगैर कि वो अपने पीछे निशान छोड़ रही है किसी चीज़ से। इसका रूसी दुपट्टा निकालने की कोशिश में दुपट्टे टुकड़े टुकड़े हो गया। कितनी चाह से वो इसे खरीद कर लाई थी और कितनी बेदर्दी से इसकी मौत का सामान बन रहा था। मिट्टी की कच्ची सी सड़क से भागते भागते वो आखिरकार रोड पर पहुंची। या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है वो यकीन यहाँ से कोई ना कोई लिफ्ट मिल जाएगी। चलते चलते वो थक गई, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी, क्योंकि इसे किसी भी हाल में अपने घर पहुंचना था। यही सोते सोते एक बार फिर इसकी आंखें भर आई। चलते चलते सामने से आती एक गाड़ी नजर आई। इसके लिए उम्मीद की किरण से कम ना लगी, लेकिन अगली पल से एहसास हुआ कि वो गाड़ी कोई उम्मीद की किरण नहीं बल्कि इसकी मौत का समा है। गाड़ी तेजी से इसकी तरफ बढ़ी रही थी। वो पीछे की तरफ भागने लगी, लेकिन ये क्या, इसी रफ्तार से एक और गाड़ी इसकी तरफ से भी आ रही थी। इसने चारों तरफ नजरें घुमाई। आगे पीछे 2 गाड़ियां आ रही थी। एक तरफ जंगल और दूसरी तरफ किसी गांव की तरफ जाता कच्चा रास्ता था। वो कच्चे रास्ते की तरफ भागी, लेकिन फिर इसे एहसास हुआ कि आज़ादी खत्म हो चुकी है। सामने से शाह आता नजर आया। शाह इसे देख कर एक शातराना मुस्कुराया। वो इसकी तरफ बढ़ने लगा। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। फरार की सारी राहें बंद होते देखकर वो मिनटों पर आ गई थी। जाने दो, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, इस तरस खाओ मुझ पर। लेकिन इसकी बिनते कौन सुन रहा था। वो लोग जो इसके साथ है वो किसी रिपोर्ट की तरह खड़े थे। एक शाही था जो मुस्कुरा लिए इसकी तरफ देख रहा था। चिल्ला चिल्ला के इसके गले में दर्द होने लगा था। शाह कदम दर कदम इसकी तरफ बढ़ रहा था और वो पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। इससे पहले कि इसके करीब पहुंचा वो जंगल की तरफ भागी। घने जंगल में वो एक ही पल में नजरों से उज्जवल हो गई। शाह जंगल की तरफ बढ़ रहा था जब इसका वफादार नौकर मुजम्मल सामने आया। शाह साईं, ये जंगल बहुत खतरनाक है, आप आगे मत जाइए, आपकी जान को खतरा है। हाँ, मेरी जान को खतरा हो सकता है और मेरी जान इस जंगल में जा चुकी है। मुजम्मल कुछ और कहता वो जंगल की तरफ बढ़ा। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। वो 2 घंटे से प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा था। अब प्रिंसिपल को सलार की दिमागी हालत पर शक होने लगा था, क्योंकि वो पिछले 2 घंटे से एक ही बात ना जाने कितनी बात दोहरा चुका था। 11:30 बजे इसकी मीटिंग थी जिसके लिए इसे ऑफिस जाना था। प्रिंसिपल था जो इसकी बात समझ नहीं पा रहा था। अब सलार को गुस्सा आने लगा। सलार कुर्सी से उठा बाहर जाने लगा। प्रिंसिपल ने रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, बस इसे देखता रहा जैसे कह रहा हो बाहर जाके खुद ढूंढ लो। सलार को खुद पर हैरत हो रही थी कि वो किसी लड़की को इस तरह से ढूंढ रहा है, वो भी जिसे इसने देखा तक नहीं। लेकिन वो अपने जज्बात को मोहब्बत नहीं बल्कि इसका नाम दे चुका था, इसलिए एक बार तो क्या 1000 बार भी वो लड़की को ढूंढ सकता था। पहली बार सलार किसी लड़की के लिए इतना डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन इसे हैरत के साथ खुशी भी हो रही थी, क्योंकि वो इस तलाश में बेजार नहीं हो रहा था। इसका जुनून सिर्फ इस लड़की को देखने का नहीं बल्कि हासिल करने का था। ऑफिस से बाहर आया तो कॉलेज लड़कों और लड़कियों से भरा हुआ था। हर तरफ जोड़ियों की सूरत में स्टूडेंट खड़े थे। इसे इस वक्त तक ये कॉलेज कम और लवर पॉइंट पार्क ज्यादा लग रहा था। बहुत सारी लड़कियां इसकी तरफ देख रही थी। लड़कियों को बिना कोई रिस्पॉन्स दिए वो आगे बढ़ा, क्योंकि वो जानता था वो देखे जाने के काबिल है। वो जानता था कि वो इतनी शानदार शख्सियत का मालिक है कि कई लड़कियां इसके आगे पीछे दीवाना बन के घूमे, लेकिन आज वो खुद किसी का दीवाना बन के इस कॉलेज में घूम रहा था। ना जाने क्यों इस लड़की को ढूंढने में इसे सुकून मिल रहा था। जब से इस लड़की की आवाज़ सुनी थी इसका दिल चाहता था वो खुद अपने मुंह से इसका नाम पुकारे। वो अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, वो अपने ख्वाब पूरा करना चाहता था जो इस दिन इसने अधूरा देखा था। सलार चाहता था वो इसके लिए मुस्कुराया। आगे बढ़ते हुए माइक में किसी की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ वो कैसे ना पहचानता। वो भागते हुए हॉल की तरफ आया। वो जैसे ही हॉल में पहुंचा तो बहुत सारे स्टूडेंट बाहर की तरफ निकल रहे थे। अब हॉल खाली था, पियोन के अलावा हॉल में कोई ना था। सुनो, वो जो लड़की अभी यहाँ माइक में कुछ बोल रही थी वो कौन है। पियोन ने सर से पांव तक सलार का जायजा लिया। ये शक्ल से बहुत अमीर लग रहा साहब जी, इसने कुछ कहते हुए अपने हाथ से सर खजाया। जी मैं नहीं जानता, बड़े स्टाइल से कहा सलार। फौरन इसकी बात का मतलब समझ गया। सलार ने जेब से अपना वॉलेट निकाला, 4-5 नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाए, जो पियोन ने शर्माते हुए पकड़े।
साहब जी वो लड़की इस कॉलेज में पढ़ती है, मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो इस कॉलेज में पढ़ती है कि नहीं, मुझे बस ये बताओ वो लड़की इस वक्त कहाँ है, कहाँ रहती है, कौन इसे लेने के लिए आता है, सब बताओ मुझे सलार जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ जानना चाहता था। अरे साहब जी इस कॉलेज में हज़ारों लड़कियाँ हैं, मुझे क्या पता कौन सी किसके साथ जाती है। आप मुझे 2 दिन का वक्त दें, 2 दिन में मैं आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दूँगा। ठीक है, तुम्हारे पास 2 दिन है, 2 दिन के अंदर अंदर मैं इस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है। अगर तुम 2 दिन के अंदर मुझे इस लड़की की इन्फॉर्मेशन ना दे सके तो जिस हाथ से तुमने मुझे पैसे लिए वो हाथ सारी ज़िंदगी किसी काम के काबिल नहीं रहेंगे। सलार ने से धमकाते हुए कहा। सलार की आंखों की सुर्खी और इसकी धमकी देते अंदाज से फ़ौरन डरा। फिक्र ना करें, मैं 2 दिन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। आप मुझे अपना नंबर दे दे। सलारी से अपना नंबर दे कर ऑफिस आया क्योंकि इसकी मीटिंग थी। तुम जो भी हो बस कुछ दिन में तुम सिर्फ मेरी हो जाओगी। तुम्हारा नाम जो भी है लेकिन कुछ दिन में सलार के नाम से पहचानी जाओगी। इसने बेड से उठाकर वो गिफ्ट खोला। इसके अंदर बहुत खूबसूरत झुमके थे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।